जय हिंद। आज 8 अगस्त है। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने आंदोलन में जाना था वो पहुंच चुके होंगे। फिर भी कुछ लोग ना पहुंचे हों और रास्ते में हों, वो इस वीडियो को ना देखें, वरना आरोप लगाएंगे कि ये भड़का दिया और मैं वापस आ गया। उसके बाद जो लोग घर बैठे इस आंदोलन से ज़्यादा उम्मीद रखते हो वो भी इस वीडियो को ना देखें। बाकी जो लोग हैं वो देखें, इसको एंड तक देखें, क्योंकि इस आंदोलन के अलावा और भी कई सारी बातें आपसे बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें इस आंदोलन की तो ये किसके खिलाफ है? अंग्रेजी कानूनों के। ये कब बने? 1857 के बाद। 1857 की जो क्रांति हुई, जो कि बहुत बड़ी क्रांति थी, उसमें जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वो था मंगल पांडे जी का, जिनके बारे में सभी जानते हैं, जो कि बलिया के रहने वाले थे। एक और भी नाम थे, बीर कुंवर सिंह। शायद जो बिहार से बाहर के लोग होंगे वो कम ही जानते होंगे। बीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में अपना हाथ काट कर फेंक दिया था। हुआ यूँ था कि वो नदी को पार कर रहे थे और अंग्रेजी अधिकारी ने उनके हाथ में गोली मार दिया। उनके भाई अमर सिंह ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास इसका इलाज कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नापाक है, मैं इसको अपने शरीर में कैसे रख सकता हूँ। उन्होंने तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उसी बीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत में आज जो आप कर्फ्यू बताते हैं, ये कर्फ्यू उस समय हमेशा होता था। 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते थे। उस दौर में भी 25,000 लोगों को इकट्ठा किया। उनके बारे में एक फेमस कविता है, 80 साल की उम्र में वो जान जोश पुराना था, सब कहते हैं बीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। उस 1857 से जुड़ी और भी बातें हैं। अगर आप जानना चाहते होंगे तो कमेंट कर बताइएगा, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। उससे अंग्रेज इतना डर गए जिसकी वजह से उन्होंने इतने सारे एक्ट बना दिए ताकि जो भी इंडियंस थे इसमें उलझ कर रह जाए। वही हुआ भी। जैसे आईपीसी हुआ, इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ, पुलिस एक्ट हुआ, रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट हुआ, ये सब तो खैर हुआ ही हुआ। उसके बाद लोगों को डिवाइड करने के लिए 1881 में कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू हुआ, जिसमें क्लासिफिकेशन कर दिया गया। उसके बाद 1885 कांग्रेस का गठन भी उसी का परिणाम था। अब जब भी कांग्रेसी से पूछेंगे तो बताते हैं कि कांग्रेसियों की वजह से देश आज़ाद हुआ, जबकि कांग्रेस का गठन देश को गुमराह करने के लिए किया गया था। वो कांग्रेसी दिन में जो आंदोलनकारी थे उनके साथ मीटिंग करते थे और रात में अंग्रेज़ों के साथ मीटिंग करते थे। मतलब जो इनकी प्लानिंग होती थी वो सब कुछ जाके अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे। तो एक तरह से एक खुफिया थी जो आज पार्टी है, जो कि ख़त्म के कगार पे है, जिसके बारे में अब उतना चर्चा करना मतलब रह नहीं जाता। उस कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी तो हुए, लेकिन उसके फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। जब देश सो कॉल्ड आज़ाद हुआ तब भी उन चीज़ों को रोका नहीं गया, उन चीज़ों को और बढ़ाया गया, जो कि सरकारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सत्ताएं ज़रूर बदली लेकिन व्यवस्था में कोई फ़र्क नहीं आया। जो पुरानी नीतियाँ थी, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उसको आगे बढ़ाया गया। अब आते हैं आज के आंदोलन पे। मैंने पिछली वीडियो में उसके ऊपर कुछ वैलिड सवाल उठाए थे, जिसको लेकर कुछ लोगों को समस्या हो गई थी। समस्या क्यों उनको हो रही थी? क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहते। आपका लड़का बायो की पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद आप बता रहे हो कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, तो फिर मैं कैसे मान लूँ? एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। मैंने सरकारी यूट्यूबर्स के लेके सवाल किए थे। आज भी मैं बोलता हूँ कि अश्वनी उपाध्याय से मेरे को कोई समस्या नहीं है, वो एक देशभक्त व्यक्ति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध। और ये जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों ने बंगाल में जो हिंसा हुई उसके खिलाफ आवाज़ इन लोगों ने उठाया। इनका यूट्यूब चैनल अपना प्लेटफॉर्म है। कभी इन्होंने सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल खड़े किए, जो सरकार तमाम स्कीमें चला रही है उसके ऊपर कभी इन्होंने सवाल किया? ऊपर से आपको क्या बताते रहे कि सरकारों की अपनी मजबूरियां होती है।
सरकारों की मजबूरियां उनके लिए होती है जो उनका वोटर होता है, उनके लिए नहीं होती जो उनको गाली देता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल होता है। लेकिन अगर सरकार की 7 सालों की नीतियां देखें तो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, जिनको इन लोगों ने गाली दिया, गाली दिलवाया, सारा काम तो उन्हीं लोगों के लिए किया। और भारत में आज हिंदुत्व का मतलब क्या रह गया कि आप मुसलमानों को गाली दो, खुद हिंदूवादी कहलाओ। दूसरों को गाली देने से आपको क्या अचीव होने जाना है? आप जिसको गाली दे रहे हो उसी को मजबूत कर रहे हो, ऊपर से आप उम्मीद करते हो कि आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हो। आप पूरी तरह से हिंदुत्व के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इसके ऊपर जो वैलिड सवाल खड़े करता है उसको आप सुनना नहीं चाहते। कोई भी आंदोलन जो भी हुए आज तक, जब जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ तो उस समय जो पूरा डिस्ट्रिक्ट था एक ही था, अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया तो फ्रेंडली आंदोलन नहीं था। चाहे करपात्री जी महाराज ने किया हो, वो भी फ्रेंडली नहीं था। हार्दिक पटेल का आंदोलन रहा हो, वो भी फ्रेंडली नहीं था। चाहे ये चंद्रशेखर रावण का आंदोलन रहा हो, ये भी फ्रेंडली नहीं था। सारे सरकारों के खिलाफ थे। बेशक जितने भी आंदोलन हुए उसका मकसद लोगों का राजनीतिक रहा, उसका लोगों ने फायदा उठाया, बाद में वो राजनीतिक व्यक्ति बन गए। अब ये जो लोग हैं कभी सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते, उसके बाद आपको बोल रहे हैं कि ये पुराने हम कानून हटवा कर देंगे। यही सवाल मैंने खड़ा किया तो बहुत लोगों को लगा कि नहीं, मैं तो लोगों को भड़का रहा हूँ। लोगों को भड़काना नहीं होता है, ये लोगों को आगाह करना होता है। क्योंकि जिन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कभी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करें, उसकी नीतियों के ऊपर सवाल उठाएं, लोगों को ये बताते हैं कि ये लोग पुराने कानून को खत्म कर नया कानून बनवाएंगे। जब ये लोग आंदोलन करने जा रहे थे उससे पहले इन्होंने क्या सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया? कोई भी जब बड़ा आंदोलन होता है उससे पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि ये मेरे डिमांड है, इस चीज़ को इस पार्टिकुलर डेट तक पूरा नहीं किया गया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या इन लोगों ने सरकार से मिलने के लिए कभी समय मांगा? नहीं मांगा। इसमें जो भी है, अश्वनी उपाध्याय जी तो खैर बीजेपी के प्रवक्ता ही हैं, बाकी लोग भी हैं जो बीजेपी के गैर आधिकारिक प्रवक्ता हैं, जो अलग अलग तरीके से बीजेपी की प्रचार करते हैं। इन लोगों ने क्या कभी सरकार से समय मांगा? सरकार को कोई अल्टीमेटम दिया? नहीं दिया। ये लोग जो घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार करते हैं, क्या ये समय मांगेंगे तो सरकार नहीं देगी? अगर नहीं देती है तो अपने सरकारी लोगों को जब वो समय नहीं देती तो बाकी लोगों को क्या देगी? तो बाकी लोगों को तो उम्मीद करना बेकार है। अब अक्सर एक सवाल आपके भी ज़हन में आते हैं और लोग आपको बताने की भी कोशिश करते हैं कि जो हिंदू है 2014 में बना, तो जो हिंदू बना 2014 में वो था पॉलिटिकल हिंदुत्व। आज उसकी ग्राउंड एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। उसका सिंपल मतलब है कि आप सोशल मीडिया में जाके बीजेपी की प्रचार करो, चुनाव आए तो लाइन में लगकर बीजेपी को वोट कर दो। लेकिन हमें सोशल हिंदुत्व की ज़रूरत है। आज कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे आप मेजोरिटी में होते हैं, फिर भी आपकी भद पिट जाती है, बगल वाला कुछ बोलने वाला नहीं होता। तो लोगों को सोशल हिंदुत्व की ज़रूरत है, पॉलिटिकल की नहीं है। मैंने ऐसे कई मामले सुने हैं जहाँ पे लोग पार्टी वाइज बटे हुए हैं। कोई शांति दूत है, वो समाजवादी पार्टी का है, तो जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, किसी हिंदू से कोई विवाद हो जाता है तो उसके पीठ पर खड़े होकर चले आते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। तो ये करने की ज़रूरत है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो। जो ये शाहीन बाग हो रहा था, यहाँ पे जो इन लोगों ने प्रदर्शन किया, किसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे? रोहिंग्याओं के लिए कर रहे थे, पाकिस्तानियों के लिए कर रहे थे। इनके जो प्रवक्ता डिबेट में आते थे, उनका कहना क्या था कि जब हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है तो मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही है? लेकिन जो एक हिंदू है, पहले जाति के नाम पर बांटा गया, फिर क्षेत्र के नाम पर बांटा गया, लेकिन वो लोग पूरे वर्ल्ड के एक हैं। लेकिन जो हिंदू है वो जाति, प्रदेश, भाषा, अलग अलग नामों पर बांटा हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों है? उसके बाद अब उसको पॉलिटिकली बांटा जा रहा है कि अगर वो बीजेपी का नहीं है मतलब वो हिंदू नहीं है। बीजेपी का और हिंदू का क्या मतलब है? देखिए, ये महान हिंदूवादी पार्टी के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया।
ये कोई छोटे नेता नहीं है, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं। इनका भगवान राम के बारे में क्या स्टेटमेंट है? हमने भगवान राम को जीवन दान दिया, वरना कहीं समुद्र में पड़े होते हैं। मतलब ये लोग भगवान राम से भी खुद को बड़े मानने लगे हैं। और ये चीज़ है क्योंकि लोगों ने इनको बना कर दे दिया है कि ये लोग खुद को ऐसा मानने लगे कि ये भगवान राम से भी ऊपर है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के जो माइंड को उसको स्पॉइल कर दिया है। आज उसी का परिणाम है कि आप कोई न्यूज़ की कटिंग हो या फिर जो न्यूज़ चल रहा हो उसके बारे में भी आप बात करेंगे तो लोग बताएंगे कि ये फेक न्यूज़ है, ये मोदी के खिलाफ षड्यंत्र है। लेकिन जो मोदी कर रहा है वो षड्यंत्र नहीं है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये सोशल मीडिया में भी मोदी के ऊपर सवाल कर सके, लेकिन आपसे ज़रूर सवाल करेंगे, आपको ज़रूर कांग्रेसी बताएंगे। तो हमें कुछ भी बनना पसंद है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी ही कल के जिहादी है। रही बात इस आंदोलन की, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अश्वनी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और इस चीज़ से आप एक चीज़ सीख ले सकते हैं कि चलो कहीं से कोई शुरुआत तो हुई, लेकिन अगर आप इससे ये उम्मीद करते हैं कि इससे कोई बड़ा बदलाव आने जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन फ्रेंडली नहीं हुआ करते। आंदोलन हमेशा सरकारों के खिलाफ होते हैं, सरकारों के खिलाफ मुखर होकर करने से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा सरकार की प्रचार प्रसार करेंगे, जो कि अब भी जारी है। आज भी अगर वो शाम को लाइव आएंगे तो वो सरकार की ही तारीफ करेंगे, अगले दिन भी वो आएंगे तो सरकार की ही तारीफ करेंगे। आप सरकार की तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ उसके विरोध का नाटक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ लोग अच्छे हैं, जैसे सुशील पंडित जी, कमाल का उनका व्यक्तित्व है। संजय दीक्षित जी, वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन और लोगों से मैं उम्मीद नहीं करता। और लोग बीजेपी के प्रचारक हैं और प्रचारक अपने मालिक के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते, जैसा कि मैंने पहले बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।